India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े हुए तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिया निर्देश। कहा, बच्चों की संख्या का डेटा दें और बच्चों को मिलने वाले लाभों से संबंधित आंकड़े भी मांगे। गुजरात दंगा मामले में मोदी अन्य को क्लीन चिट देने की एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई स्थगित। सुप्रीम कोर्ट करेगा 2 हफ्ते बाद सुनवाई। ज्ञानव्यापी मस्जिद में एसआई जांच के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। जांच पर रोक लगाने की मांग अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने दाखिल की अर्जी। निजामुद्दीन मरकज को रमजान में कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोला जा सकता है, केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया। India Legal presents Courts Roundup. चलिए, कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात करेंगे प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की। जी हाँ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई और इस मामले पर कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्यों में प्रवासी बच्चों और साथ ही प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की संख्या का डेटा देने को कहा है। अदालत ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाले लाभों से संबंधित डेटा प्रदान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के हित के लिए पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में प्रवासी बच्चों और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की संख्या के साथ साथ उन्हें मिलने वाले लाभों से संबंधित डेटा प्रदान करें। सीजेआई एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21, 21A, 39 और 47 के तहत प्रवासी बच्चों और प्रवासी परिवारों के बच्चों के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है। गैर सरकारी संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जैना कोठारी ने पीठ से अनुरोध किया कि वे न केवल जवाब के निर्देश दें, बल्कि राज्यों से प्रवासी बच्चों की संख्या प्रदान करने का अनुरोध करें। साथ ही उन्हें राज्य द्वारा दिए गए लाभों के बारे में भी बताएं। न्यायालय ने फिर राज्यों को संख्या प्रदान करने के साथ साथ उन राज्यों में बच्चों पर स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। तमिलनाडु राज्य पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुका है। अधिवक्ता रुखसाना चौधरी द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि पिछले साल घोषित राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण शहरों से लाखों प्रवासियों का पलायन हुआ था, जबकि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए थे। लेकिन प्रवासी बच्चों पर लॉकडाउन के प्रभाव को अधिकारियों द्वारा संबोधित नहीं किया गया था। ये कहते हुए प्रवासियों के बच्चों और प्रवासी बच्चे अदृश्य और कमजोर है। दलीलों में कहा गया है कि उन्हें स्वास्थ्य सेवा और उचित पोषण शिक्षा तक पहुंच से वंचित रखा गया है और इसीलिए अस्थायी रूप से गंदगी वाले क्षेत्रों और परीक्षण वाली स्थितियों में रहते हैं। प्रवासी बच्चों पर असंतोषजनक और भेदभावपूर्ण प्रभाव का हवाला देते हुए जिन्होंने उनकी कमजोरियों को अस्थायी रूप से बढ़ा दिया है। ये याचिका प्रवासी बच्चों के खतरनाक रहने की स्थिति, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य आवश्यकताओं, शिक्षा और सुरक्षा के संबंध में चिंता के 5 क्षेत्रों को सामने लाती है। उपरोक्त के प्रकाश में याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर और प्रवासी परिवारों के बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश पारित करने का अनुरोध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, यहाँ पे प्रवासी मजदूरों के बच्चों को लेकर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा निर्देश दिए गए हैं कि जो राज्य है वो डेटा उपलब्ध करवाएं। सबसे पहला सवाल कि आखिर राज्यों के लिए डेटा उपलब्ध करवाना कितनी बड़ी चुनौती है, और दूसरा ये कि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसके चलते जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उनके लिए कितनी राहत की बात है ये? लगा चुका है, क्योंकि वो जो प्रवासी मजदूरों के बच्चे हैं उनको लेके पिटीशन फाइल की गई थी कि जो लॉकडाउन हुआ उस दौरान जो प्रवासी मजदूर थे उनकी संख्या तो सरकारों ने, केंद्र सरकार ने दी थी जो कि राज्य सरकारों के थ्रू, लेकिन जो उनके बच्चे थे उनके बारे में कोई, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो है उनको चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इम्यूनिटी हो, किसी भी स्तर पे उनके लिए जो सरकार ने डाटा प्रोवाइड नहीं किए थे। तो जो याचिका थी, याचिका में ये उनका ये कहना था कि जो राहत शिविरों में बच्चे रह रहे हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड रखना चाहिए था, क्या वो रखा गया नहीं रखा गया, क्योंकि जो सरकार की तरफ से, उनकी तरफ से सिर्फ कहा जा रहा था और जो रिपोर्ट दी जाए थी उनमें इनका हवाला नहीं दिया गया था। तो इसको लेके याचिका दाखिल करके कहा गया था कि जो बच्चे हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, उनके साथ जो भेदभाव कहें, जो मौलिक अधिकार कहें, या जो उनको जरूरत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी, तो उसकी मांग के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सरकारों को फटकार लगाई थी और आज भी यही कहा है कि इस मामले में राज्य सरकारें अपना जवाब दाखिल करें। तो वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से भी कहा गया कि जो सरकारें हैं वो जो जवाब दाखिल करें उसमें उन बच्चों को भी स्पेसिफिकली और उन माओं को जो जिनको इन प्रवासियों के साथ जोड़ा नहीं गया उनको जोड़ा जाए, और उनको जोड़ के उनकी संख्या और उनको क्या क्या सुविधाएं अभी तक दी गई हैं और कितनी उनको और जरूरत है और क्या देना चाहिए, तो एक पूरा डाटा तैयार करके सरकारें केंद्र सरकार को दें, जिससे इसके बाद सुनवाई की जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सिंह चंदेल इस सारी जानकारी के लिए। गुजरात दंगे को लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले में कोर्ट 2 हफ्तों बाद सुनवाई करेगा और मामले में जाकिया के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई टालने की मांग की थी, और इस दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि भविष्य में सुनवाई टालने की किसी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। याचिका में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट को लेकर चुनौती दी गई है। दो 2002 के गुजरात दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य उच्च पदाधिकारियों को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से किए गए अनुरोध के आधार पर सुनवाई टालने को मंजूरी दे दी। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस विधायक एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें गोधरा हत्याकांड के बाद सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए उच्च राज्य के अधिकारियों द्वारा किसी भी बड़ी साजिश से इनकार किया गया था। जाकिया ने एसआईटी के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर 2017 के आदेश को चुनौती दी है। 8 फरवरी 2012 को एसआईटी ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें मोदी और 63 अन्य लोगों को क्लीन चिट देते हुए कहा गया कि उनके खिलाफ कोई अभियोजन साक्ष्य नहीं मिला। मजिस्ट्रेट ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर संशोधन में जाकिया द्वारा इसे चुनौती दी गई थी। अक्टूबर 2017 में न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी की पीठ ने देखते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इस मामले में व्यापक जांच हुई है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि गोधरा की घटना के बाद हुए दंगों की घटना में उनमें से प्रत्येक में और विशेष रूप से 9 महत्वपूर्ण मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और निगरानी के तहत व्यापक जांच हुई थी, और इसलिए अगर अदालत इस ऑपरेशन और उसके सबूतों को बड़ी साजिश के हिस्से के रूप में नहीं पाती है तो किसी भी त्रुटि को कानून की एक महत्वपूर्ण त्रुटि इस तरह के निष्कर्षों के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि जाकिया को सीमित राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि वो किसी भी ताजा सामग्री के आधार पर आगे की जांच करने के लिए स्वतंत्रता में होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
दिल्ली हाई कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि निजामुद्दीन मरकज के मस्जिद को 14 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत नमाजियों के लिए खोला जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र ने कहा कि निजामुद्दीन मरकज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अधीन है और इसके अलावा मस्जिद में नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। हालांकि अदालत ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की उस सूची को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिसमें 200 व्यक्तियों की पुलिस सत्यापित सूची में से केवल 20 लोगों को ही परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि ये एक खुली जगह है, उनके पास कोई निश्चित धार्मिक स्थान होने पर श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित नहीं है। अदालत ने 200 पुलिस सत्यापित लोगों की एक सूची रखने से भी इनकार कर दिया जिन्हें मस्जिद में जाने की अनुमति होगी। अदालत ने कहा कि कोई भी मंदिर, मस्जिद या चर्च जा सकता है। उसी को देखते हुए अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की अधीनता को एक सदस्य की उपस्थिति में अधिकार क्षेत्र पुलिस स्टेशन के SHO और मस्जिद के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से वक्फ बोर्ड और श्री वजीर शफीक और साथ ही बोर्ड के लिए स्थायी वकील को मस्जिद से बाहर ले जाने का रिकॉर्ड दिया और बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि मस्जिद के क्षेत्र को मापने के कवायद जहां नमाजी दिन में 5 बार नमाज अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उस जगह पर ब्लॉक बनाए जाएंगे जहां पर नमाज अदा करने के लिए नमाजियों के लिए नमाज अदा की जा सकती है और अधिकारियों की स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहते हुए अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। केंद्र के प्रस्तुतिकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए बोर्ड ने परिसर के व्यक्तियों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 13 अप्रैल तक क्षेत्राधिकार SHO के साथ ही चर्चा में CCTV कैमरे लगाने पर भी सहमति व्यक्त की है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इससे पहले निजामुद्दीन मरकज के परिसर में प्रतिबंधों में ढील देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और जो पिछले साल तबलीगी जमात के हुए इंतजामी के संबंध में मामला दर्ज किए जाने के बाद से बंद है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनन्य भटनागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनन्य, यहाँ पर जो भी निर्देश दिए गए हैं और खासतौर पे अगर देखा जाए तो मस्जिद और मंदिरों का जो जिक्र किया गया है उसके बाबत इन निर्देशों के चलते क्या कुछ नतीजा हो सकता है और उसके साथ ही जो जानकारी उपलब्ध करवाने की बात कही जा रही है उस बाबत क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बताऊं, आज अभी कुछ देर पहले ही इस मैटर पे आज हियरिंग चल रही थी जस्टिस मुक्ता गुप्ता के कोर्ट में, जहां पर साफ तौर पर कोर्ट ने आज जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है अमानतुल्लाह खान, उनको उनके कल के एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निजामुद्दीन मरकज को खोलने का आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, उस पर काफी फटकार लगाई कि ऐसा क्योंकि कल कोई आदेश पास नहीं हुआ है तो ऐसा जो इंटरव्यू है वो कैसे दे सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि जो इस पूरी पिटीशन में प्रेयर थी कि 50 लोगों को कम से कम अंदर जाने की परमिशन दी जाए रमजान के मौके पे, वो आज के लिए तो कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। हालांकि मामला 15 तारीख को सुनवाई के लिए लगा है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि आज जब इस पूरे मैटर पर आर्गुमेंट चल रहा था तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से ये कहा गया कि एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ह्यूमन काइंड पर चल रहा है। कोविड-19 की वजह से बहुत लोगों की जानें जा रही हैं, जिसको रिस्पॉन्ड करते हुए साफ तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए जो वकील अपीयर कर रहे थे उन्होंने कहा कि जब बहुत सारे लोग जो महाकुंभ के मेले में डिप ले रहे हैं, होली डिप कर रहे हैं, तब ऐसा स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल कैसे दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील है उनको फटकारते हुए साफ तौर पर कहा कि ये कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ है और यहाँ पर ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देने से रिफ्रेन करें। जी, चलिए, शुक्रिया अनन्य भटनागर इस सारी जानकारी के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैदियों के हक पर एक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस कर्मियों को जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य जेल अधीक्षकों से बहुत अलग है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैदियों के अधिकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि पुलिस कर्मियों को जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एक खंडपीठ ने कहा कि हम कैदियों के सुधार और पुनर्वास के युग में आ गए हैं। आगे कहा कि पुलिस का उद्देश्य जेल अधीक्षकों से बहुत अलग है और स्वभाव के रूप में उनके प्रशिक्षण और मानस अलग अलग है, इसीलिए पुलिसकर्मी जेल अधीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य सुधार करना या पुनर्वास करना नहीं है,
बल्कि अपराध को रोकना और अपराधियों को दंडित करना है। इसीलिए पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण एक अलग उद्देश्य और कानून द्वारा निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन के कामकाज में काफी अंतर है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों और जेल कर्मियों की मनोविज्ञान और प्रशिक्षण में भी काफी अंतर पाया जाता है। कोर्ट राज्य सरकार के एक आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों को सितारगंज, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून और रुड़की में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक के कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। डिवीजन बेंच ने अपने निर्णय में राज्य के आदेश को अवैध घोषित करते हुए जेल कर्मियों का चयन करने की आवश्यकता पर जोर दिया और साथ ही सेवा में शामिल होने से पहले कठोर प्रशिक्षण प्रदान करने और बाद में पूर्णकालिक नियमित नियुक्ति पर जोर दिया। बेंच ने अपने आदेश में समय समय पर कई समितियों द्वारा कुशल जेल प्रणाली, अच्छी तरह से प्रशिक्षित पूर्णकालिक जेल स्टाफ और जेल की भीड़ के समुचित विकास के लिए की गई विभिन्न सिफारिशों पर ध्यान दिया। बेंच ने कहा कि साल 1920 में अखिल भारतीय जेल समिति द्वारा पहली बार अपराधियों के सुधार और पुनर्वास की गई सिफारिश जेल प्रशासन के उद्देश्य में से एक थी। साल 1972 में जेलों के एक कार्यकारी समूह ने जेल कर्मियों के समुचित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। ये भी जोर दिया कि जेल प्रशासन को राष्ट्रीय योजना प्रक्रिया के सामाजिक रक्षा घटकों के विभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए। अखिल भारतीय समिति ने 1980 में जेल सुधारों पर सिफारिश की कि राज्य को उचित नौकरी आवश्यकताओं, ध्वनि प्रशिक्षण और उचित पदोन्नति के आधार पर एक सुव्यवस्थित जेल कैडर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा एएसआई जांच के आदेश को अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका दाखिल कर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के 8 अप्रैल के मस्जिद परिसर में एएसआई जांच के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही फैसला रिजर्व किया हुआ है और ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला आने तक एएसआई को जांच का आदेश देना गलत है। अर्जी में कहा गया है कि याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई कर वाराणसी न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई जाए। साथ ही अर्जी में कहा गया है कि वाराणसी न्यायालय ने पूजा स्थलों विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी की और दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एएसआई को जांच का आदेश दिया है और कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी को मस्जिद परिसर की पुरातात्विक जांच का आदेश दिया। और इस मामले में मंदिर पक्ष का कहना है कि 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट किया था और मंदिर को नष्ट करने के बाद उसके अवशेषों पर ही मस्जिद का निर्माण करवाया था। वास्तविकता जानने के लिए ही कोर्ट में पूरे परिसर का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। उधर मस्जिद पक्ष के मुताबिक 1999 के बताया जा रहा है कि पूजा स्थल कानून में यह खुले तौर पर उल्लंघन है। 1991 में बने पूजा स्थल कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आई किसी भी धर्मस्थल को दूसरे धर्मस्थल में नहीं बदला जा सकता। मामले में कोर्ट से जल्द सुनवाई कर वाराणसी न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी मामले पर 15 मार्च को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की शक्ति को उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीशों को सौंपने के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और साथ ही न्यायमूर्ति सरोज यादव की एक खंडपीठ ने कहा कि ये याचिका मौलिक रूप से गलत प्रतीत होती है। अशोक पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियम 1952 के अध्याय 5 नियम 9 में निहित प्रावधानों को प्रभावी नहीं करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। प्रावधान इलाहाबाद और लखनऊ में वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्धारित किया गया था और बेंच के व्यवस्था मामलों की सूची और अन्य मामलों की तरह ही उनके संबंधित स्थानों पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सके। याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि हमारी संवैधानिक योजना में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में सुनाए गए फैसलों के संदर्भ में एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मास्टर ऑफ रोस्टर और किसी अन्य न्यायाधीश को विशेषाधिकार प्राप्त शक्ति निपटान में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। खंडपीठ ने कहा कि हम रिट के लिए याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और इससे ये मौलिक रूप से गलत प्रतीत होता है। ये भी कहा गया है कि नियम का उद्देश्य मुख्य न्यायाधीश के कुछ अधिकारियों की उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश को सौंपकर हाईकोर्ट का कार्यात्मक बनाना है। आगे कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट नियमों को कानून बनाने के लिए नहीं माना जाता और कानून बनाने वाले प्राधिकरण को कानून बनाने का विधानमंडल कानून निर्धारण को सौंपे गए कार्य को संशोधित करने का निर्देश देने वाला प्राधिकरण नहीं है।
चलिए, कोर्ट राउंड अप में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए एपीएन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.